हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ओके, सो इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। अभी तक हमने डिफरेंट ऑर्डर्स, उसके इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन डिस्कस कर चुके हैं हम। साथ ही साथ इन जनरल nth ऑर्डर के बारे में भी डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में किया था। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट एंड कैटालिसिस, जो कि एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको याद होगा तो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने आर्हेनियस इक्वेशन से एसोसिएटेड कुछ डिस्कशन किया था। उसका इनिशियल पार्ट आप कह सकते हैं, वो आया एक्चुअली कहाँ से, वो हम आज इस क्लास में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फैक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अर्लियर कुछ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इट वाज बिलीव दैट बाय इंक्रीजिंग अ टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट डबल टू ट्रिपल हो जाता था। और ये जो फैक्टर है जिससे वो रिएक्शन चेंज हो रहा है, उस फैक्टर को टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। सो टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट का रेशियो एट टू डिफरेंट टेम्परेचर डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली बेस्ट रिजल्ट दिया था 35 टू 25 डिग्री सेल्सियस के बीच के रेंज में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज रेट एट सम टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन टी डिग्री सेल्सियस, मतलब 10 डिग्री का जो डिफरेंस है उसके बीच का रेशियो ले रहे हैं। सिमिलरली हम रेट कांस्टेंट का भी रेशियो 10 डिग्री सेल्सियस के बीच के डिफरेंस का ले सकते हैं। या डिग्री सेल्सियस हो या फिर केल्विन हो, डिफरेंस 10 का होना चाहिए। ठीक है, सो इफेक्टिवली इनिशियली जब ये डिस्कस किया गया था, सो इट वाज बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, और ये वैल्यू आ रही थी बिटवीन 2 to 3। सो टेम्परेचर कोएफिशिएंट की जनरल वैल्यू 2 to 3 आती है। कुछ ना दिया हुआ हो तो आप 2 कंसिडर कर सकते हैं, और इसीलिए इन जनरल कहते हैं कि 10 डिग्री राइज पे रिएक्शन जो है लगभग डबल हो जाता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेट। सो अगर आपको इन जनरल मान लो 10 डिग्री पे तो ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, तो आपको किसी डिफरेंट टेम्परेचर रेंज पर आपको रेट या रेट कांस्टेंट निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, जो इसी एक्सप्रेशन को रीअरेंज करके आया है। यहाँ पर हमने लिखा है कि रेट एट सम T2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू रेट एट सम T1 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट टू द पावर T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो T2 माइनस T1 डिवाइड बाई जो 10 है, 10 का जो फैक्टर है वही फैक्टर जो है यह डिसाइड करेगा कि कितना टाइम्स रेट इंक्रीज़ हो रहा है। सो अगर मान लो 10 से 40 चला गया, सो T2 की वैल्यू 40 हो जाएगी और T1 की वैल्यू 10 होगी। सो 40 माइनस 10 डिवाइड बाई 10 विल बी 3। सो 2 to the पावर 3 टाइम्स, मतलब 8 टाइम्स रेट चला जाएगा। समथिंग सिमिलर टू दैट। सिमिलरली हम ये कैलकुलेशन रेट कांस्टेंट के लिए भी कर सकते हैं। एट सम T2 इज इक्वल टू, जैसे T1 पर नोन होगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट टू द पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10। टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू 2 to 3 के बीच में होगी। 2 to 3 के बीच में कुछ ना दिया हो तो आप 2 मान लीजिए इसको। ठीक है, लेटेस्ट डेफिनेशन जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये पुराना डेफिनेशन है। लेटेस्ट डेफिनेशन डिफरेंशियल टर्म में दिया जाता है, दैट इज 1/k dk/dt where k इज रेट कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू E अपॉन आर टी स्क्वायर आती है, क्योंकि k की वैल्यू ए टू द पावर माइनस E अपॉन आर टी होती है, जो अभी हम आगे सीखने वाले हैं कि एक्चुअली आती कैसे है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लिया टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 है, सो अपने को पता करना है कि रेट ऑफ रिएक्शन एट 60 डिग्री सेल्सियस क्या होगा अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे ये R है। ठीक है, तो रेट एट 60 विल बी, अब इसको ऐसे देखो, ऐसा लिखते हैं, रेट एट 60 विल बी इक्वल टू रेट एट 20 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर कोएफिशिएंट टू द पावर T2 माइनस T1 बाई 10। ठीक है, तो रेट एट 20 इज आर टेम्परेचर कोएफिशिएंट को 2 लेना है यहाँ पे। T2 माइनस T1 की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, 60 माइनस 20 अपॉन 10, सो इट विल बी 2 to the पावर 4, दैट इज 16R। ठीक है, तो यही इसका आंसर है 16R। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि 10 के मल्टीपल में ही टेम्परेचर राइज हो। जैसे अगर मान लो 20 डिग्री सेल्सियस पे R है तो 45 डिग्री सेल्सियस पे आपको पूछ सकता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट स्टिल 2 है, तो हम R डैश इज इक्वल टू R, दैट इज R एट 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू 2 रखी। T2 माइनस T1 जो है 45 माइनस 20 अपॉन 10 की वैल्यू 2.5 हो जाएगी, सो इट विल बी 4/√2R। ठीक है, तो आपको ये बात तो समझ में आ रही है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट एक्चुअली इंक्रीज कर रहा है, रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज कर रहा है इन जनरल। ठीक है, चलिए अब आगे फर्दर डिस्कशन से पहले हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरी की बात करेंगे जिसका नाम कोलिजन थ्योरी है, विच वॉज गिवन बाय मैक्स स्ट्रॉज एंड विलियम लेविस। और ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्शन के पैरामीटर और उसके मैकेनिज्म को एनर्जी वाइज समझने के लिए। तो चलिए समझते हैं। द मेजर
points of this theories are, first of all, the reactant molecules are assumed to be hard sphere. reactant molecule जो भी react कर रहे हैं आपस में, एटम हो या मॉलिक्यूल हो, जैसा भी हो, उसको एक हार्ड स्फीयर कंसिडर कर रहे हैं अपने. और रिएक्शन कैन अकर ओनली व्हेन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड विथ ईच अदर. और रिएक्शन तभी होता है जब ये आपस में कोलाइड करते हैं, टक्कर मारते हैं एक दूसरे को. जब वो टक्कर मारते हैं तो डेफिनेटली कुछ एनर्जी का चेंज होता होगा. वो सारे एनर्जी का डिस्कशन अभी हम करने वाले हैं. ओके, सो अब हम एक अनदर पैरामीटर डिफाइन करते हैं, दैट इज़ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी. कॉलिजन फ्रीक्वेंसी हमने गैसेस स्टेट में भी डिस्कस किया था. समथिंग इट इज़ सिमिलर टू दैट ओनली. सो इट इज़ नंबर ऑफ कॉलिजन पर सेकेंड per unit volume of reaction mixture. So you can say that it is number of collision, ठीक है, per second per volume unit, ठीक है, कुछ इस टाइप से. तो अब अपने को देखिए आगे बात करते हैं. तो collision frequency ये होता है, हमें ध्यान रखना है, ठीक है. So higher the collision frequency, higher will be the rate of collision, number of collision per unit volume per unit time. सो नेक्स्ट, ड्यूरिंग कॉलिजन सम बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड सम बॉन्ड्स आर फॉर्म. ठीक है, अगर आप रिएक्शन करवा रहे हैं तो रिएक्टेंट के मोस्टली बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं और तब वो किसी डिफरेंट फॉर्म में चला जाता है. केमिकल स्पीसीज के टर्म में वी कॉल दैट डिफरेंट केमिकल स्पीसीज एज प्रोडक्ट. सो वही कह रहा है यहाँ पे, ड्यूरिंग कॉलिजन सम बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड सम बॉन्ड्स आर फॉर्म. ऑल्सो एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जैसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, शॉर्ट में TS से लिखेंगे, इस फॉर्म विद सम पार्शियल बॉन्ड. ठीक है, तो देखो भाई फंडा कुछ ऐसा है कि रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटेंगे, फिर प्रोडक्ट में नया बॉन्ड बनेगा. तो एक ऐसा बीच का स्टेज आएगा जहाँ पर कुछ पार्शियल बॉन्ड बने हुए और टूटे हुए से दिखेंगे आपको, उसे ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे. और एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही हाई होता है, सो दैट इसको आइसोलेट भी हम नहीं कर पाएंगे. तो एनर्जी के टर्म में अगर मैं आपको ग्राफ के रिस्पेक्ट में बात करूँ, तो अगर मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी ये थी, रिएक्शन हुई तो एनर्जी इसकी इंक्रीज़ करने लगी कुछ इस टाइप से, एक मैक्सिमम एनर्जी लेवल पर पहुँची, यही है ट्रांजिशन स्टेट. और जैसे ये मैक्सिमम एनर्जी को क्रॉस करेगी, अब ये प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देगी और फाइनली यहाँ प्रोडक्ट बना के रिएक्शन स्टॉप हो चुका है. ठीक है, सो रिएक्टेंट से जब ये आगे बढ़ेगा तो ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा और यहाँ पे कुछ पार्शियल बॉन्ड होंगे जो ब्रेक हो चुके होंगे, नए बॉन्ड बन रहे होंगे और फिर फाइनली ये नया बॉन्ड बन के प्रोडक्ट बन चुका होगा. ठीक है, चलिए, तो कॉलिजन थ्योरी में हमने देखा कि सबसे पहली चीज़ तो ये मानी हमने कि हार्ड स्फीयर होता है और वो कोलाइड करते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट. ठीक है, और उसके बीच में कुछ ट्रांजिशन स्टेट भी जनरेट होता है और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी हमने डिफाइन किया. अब हम एक इफेक्टिव कॉलिजन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि नॉट ऑल कॉलिजन गिव प्रोडक्ट, ओनली इफेक्टिव कॉलिजन जनरेट प्रोडक्ट्स. मतलब देखो, बहुत सारे कॉलिजन हो सकते हैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में, बट सारे के सारे कॉलिजन प्रोडक्ट बना दें ये जरूरी नहीं होता. वही प्रोडक्ट बना पाते हैं जो इफेक्टिव कॉलिजन होते हैं. अब आप पूछेंगे इफेक्टिव कॉलिजन क्या है, तो बिल्कुल अब हम वही डिस्कस करेंगे. कंडीशन क्या है इफेक्टिव कॉलिजन के? सो कंडीशन फॉर इफेक्टिव कॉलिजन आर बेसिकली टू डिफरेंट कंडीशन. पहला कंडीशन है कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड. तो देखो, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी है. ओरिएंटेशन का सेंस यहाँ पर किस रिस्पेक्ट में है वो देखते हैं. जैसे मान लो AB एक रिएक्टेंट था और A दूसरा रिएक्टेंट है, रिएक्ट करके ये A2 बन रहा है और B सेपरेट हो रहा है. ठीक है, तो अब AB कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल है, A कुछ इस टाइप का मॉलिक्यूल है. अगर मान लो ये इस डायरेक्शन में आके कोलाइड करते हैं, मतलब A का पार्ट B वाले पार्ट से कोलाइड करता है, तब ये इम्प्रॉपर कॉलिजन कहेंगे और ये प्रोडक्ट नहीं देगा क्योंकि इधर A और B का बॉन्ड बनने वाला है. बट अपने को फाइनली तो A के बीच में बॉन्ड चाहिए, तो इसलिए ये प्रॉपर कॉलिजन तभी कहेंगे जब A वाला पार्ट A वाले पार्ट से कोलाइड करे. ठीक है, तो ये प्रॉपर कॉलिजन है और ये प्रोडक्ट देगा अपने को. बात आ रही है समझ में आपको? तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ प्रोडक्ट सारे कॉलिजन प्रॉपर ओरिएंटेड नहीं होते हैं. प्रॉपर ओरिएंटेड वही होंगे जिस डायरेक्शन से बॉन्ड बनना उस डायरेक्शन से कॉलिजन हो रहा हो. ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो देखिए, जैसे BA आया, अब प्रॉपर कॉलिजन करना है तो इस साइड A के डायरेक्शन से आके ये टक्कर मार रहे हैं, तो बीच में एक कुछ पार्शियल बॉन्ड बना हुआ, इसी को ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं. और फाइनली B सेपरेट हो गया और A2 बन गया है. कुछ इस टाइप से रिएक्शन चलेगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो NO2 के दो मॉलिक्यूल मिलकर N2O4 बना रहे हैं, तो प्रॉपर कॉलिजन के लिए देखो नाइट्रोजन के साथ साइड से ये टक्कर मारना चाहिए सो दैट ये N2O4 कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना पाए. ठीक है, तो आई होप आपको प्रॉपर ओरिएंटेशन का आइडिया लग गया होगा. तो प्रॉपर ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है, ये पहला कंडीशन इफेक्टिव कॉलिजन का. और दूसरा कंडीशन क्या है? तो दूसरा कंडीशन ये है कि सिर्फ प्रॉपर ओरिएंटेशन काफ़ी नहीं होता, इसके साथ साथ एनर्जी का भी एक कंडीशन है, एंड इट इज़ दैट एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी. अब देखो, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होना चाहिए रिएक्टिंग कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास. ये थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्चुअली मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन. मैं आपको ग्राफ की मदद से दिखाता हूँ. देखिए, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस का ग्राफ है.
इनिशियली रिएक्टेंट की एनर्जी कुछ यहाँ पे थी, ठीक है, ये मान लो ई आर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, और फाइनली ये प्रोडक्ट बना है तो ये प्रोडक्ट की एनर्जी होगी। अब जैसे ही ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो रिएक्टेंट जो है ये कोलाइड करेगा और एनर्जी इसकी बढ़ेगी और फाइनली एक ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचेगा। ट्रांजिशन स्टेट हमने अभी जस्ट डिस्कस किया, ठीक है। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है टोटल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू योर जीरो एनर्जी लेवल, इसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। मतलब आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं, इस रिएक्टेंट को ये एनर्जी का बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा सो दैट ये प्रोडक्ट बना पाए, इसलिए इसको हम एक और नाम देते हैं, एनर्जी बैरियर भी कभी कभी कहते हैं, ठीक है, एनर्जी बैरियर का भी नाम देते हैं। तो ये एनर्जी बैरियर जो है, ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये मिनिमम एनर्जी जरूर रिएक्टेंट को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन जनरेट कर लेनी चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट बना पाएगा। सो मिनिमम इतनी एनर्जी है, इससे ज़्यादा एनर्जी है तो काम चलेगा अपना, ठीक है। तो एनर्जी मस्ट भी आप कह सकते हैं ग्रेटर दैन, और ग्रेटर दैन इक्वल टू भी लगा सकते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। चलिए, तो ये दो कंडीशन हैं अपनी इफेक्टिव कोलिजन के। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पहला तो प्रॉपर ओरिएंटेशन, दूसरा एनर्जी ग्रेटर दैन इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, तब ये रिएक्शन पॉसिबल होगा और प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फिर से वाई एक्सिस पे एनर्जी है और यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट है या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। ये रिएक्टेंट की एनर्जी ई आर, ठीक है, ई आर एवरेज रिएक्टेंट एनर्जी, और ये प्रोडक्ट जो फाइनली बना ई पी जो है एवरेज प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक। अब ये रिएक्शन कुछ इस तरह से आगे बढ़ा, फिर ट्रांजिशन स्टेट पहुंचा और फिर प्रोडक्ट बना लिया। अब रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक, रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी कुछ एनर्जी है, रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ी, इसे एक्टिवेशन एनर्जी EA1 जो है उसे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट कहेंगे। सो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी जो रिएक्टेंट को चाहिए ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी को रीच करने के लिए या प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। उसी तरह से जो प्रोडक्ट की जो एनर्जी है और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है, इसे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। बात आ रही है समझ में, ठीक। और ये जो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट की टोटल एनर्जी है यहाँ पर, इसे थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एंथैल्पी भी कह सकते हैं आप, ठीक है। सो ई आर एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट था, ई पी एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है। अब देखो, प्रोडक्ट की एनर्जी जो है रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, इस ग्राफ में दिख रहा है आपको। इसका मतलब यह है कि देखो, रिएक्टेंट जैसे ही एक्चुअली रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा तो कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो बॉन्ड जब भी ब्रेक होते हैं तो एनर्जी लगती है, और प्रोडक्ट जब बनेगा तो बॉन्ड फॉर्म होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो मतलब एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी है सिस्टम से। जैसे ही हम कह सकते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, तो हम कह सकते हैं एनर्जी इज रिलीज्ड आउट, ठीक। और अगर ऐसा है, ठीक, तब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, ठीक। और अगर उल्टा है, मान लो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कम है, तो अपोजिट एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि रिएक्शन को, बॉन्ड को ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी लग गई, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है तो एंडोथर्मिक, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है तो एक्सोथर्मिक। ये ग्राफ जो है ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है, ठीक है। आप ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस यहाँ पे, ये डेल्टा एच, ये आप जरा देखेंगे EA2 माइनस EA1 से निकल के आएगा। EA2 दैट इज़ एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कह सकते हो, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर, देख सकते हो, हम यहाँ पे एक फिक्स कर लेते हैं, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड लिख लेते हैं, ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव है, और आपको पता है जब भी डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, और वाइस वर्सा डेल्टा एच पॉजिटिव के लिए रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन एंथैल्पी चेंज कर सकते हैं आप, इसको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की एनर्जी के टर्म में लिखिए, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में लिखिए, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में लिखिएगा तो डेल्टा एच नेगेटिव एक्सोथर्मिक ये भी यहाँ पे दिख रहा है। थ्रेशोल्ड एनर्जी जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, मिनिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट इट कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन और प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। ये इज एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज एक्सेस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल with respect to average energy level so that it can lead to product formation। EF फॉरवर्ड एनर्जी का एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड रिएक्शन का, EAB बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है। जैसा मैं आपको बताता डेल्टा एच को EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड लिखेंगे, ठीक है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी को EA फॉरवर्ड प्लस रिएक्टेंट की एनर्जी या EA बैकवर्ड प्लस प्रोडक्ट की एनर्जी या प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक है। तो ये ग्राफ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं हम आर्हीनियस इक्वेशन की, ठीक है। आर्हीनियस इक्वेशन को ढंग से समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यही टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट को
क्लियरली समझाता है, मैथमेटिकली भी और लॉजिकली भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहले एक ग्राफ है, यहाँ पे ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में ड्रॉ किया गया है। अगर हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें अंडरगोइंग रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो T1 डिग्री सेल्सियस पे ये कुछ प्लॉट किया हुआ है और T2 जो है वो बढ़ा दिया गया टेम्परेचर। तो ये देखो ग्राफ थोड़ा सा बढ़ गया, एरिया अंडर कर्व बढ़ गया है। तो हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग रिएक्शन, ठीक है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो है वो बढ़ गए हैं, तो रेट बढ़ गया है, कहीं ना कहीं आप ऐसा कह सकते हैं। e⁻e/RT जो है, ये जो फैक्टर है, इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी भी कह सकते हैं आप, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये याद रख लीजिए आप। तो रेट विल डेफिनेटली प्रोपोर्शनल टू दिस, क्योंकि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी रखेगा, वही प्रोडक्ट बनाएगा, तो रेट के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। तो रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू दिस। अब इसको जैसे ही हटाते तो कांस्टेंट के कुछ टर्म्स आ रहे हैं। रेट को देखो एज पर, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो एनसीईआरटी इसी एक्सप्रेशन को लेके काम करता है। तो रेट के लिए एक्सप्रेशन है PZ e⁻e/RT, जहाँ पर जो Z है ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। E एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इंजीनियर रिएक्टेंट के लिए लिख रहे हैं हम। और P जो है वो प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर। अब ये कौन सी चीज़ है? इट टेक्स अकाउंट ऑफ द मॉलिक्यूल कोलाइडिंग विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। देखो भाई e⁻e/RT जो टर्म है ये तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, बट रिएक्शन को प्रॉपरली प्रोसीड करने के लिए सिर्फ यही कंडीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। तो P जो है वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है कि आउट ऑफ टोटल कोलिजन कितना एक्चुअली प्रॉपर ओरिएंटेड था। तो वो फैक्टर जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तब ये नेट वैल्यू इन जनरल सक्सेसफुल कोलिजन के टर्म्स में देगा जो कि प्रोडक्ट बना पाएंगे, ठीक है। तो रेट के लिए हम ये एक्सप्रेशन का ध्यान रखेंगे। अब देखिए विथ रिस्पेक्ट टू लास्ट इक्वेशन आर्हेनियस गेव अ रिलेशनशिप विच डिस्क्राइब रेट कांस्टेंट एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जो हम कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हैं। रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू K इक्वल टू Ae⁻e/RT, दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन। यहाँ पर ये पिछले इक्वेशन से ही कुछ मैच करता है, पिछले में रेट था, यहाँ रेट कांस्टेंट है। तो e⁻e/RT तो सेम है, A आया है एक नया, तो A जो है ये आप फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कह सकते हैं। यहाँ पे A कैन बी ट्रीटेड एज प्रोडक्ट ऑफ दिस P इंटू जेड, बट ये थोड़ा सा डायरेक्ट फॉर्म में नहीं कह सकते आप इसको, क्योंकि वहाँ रेट था, यहाँ रेट कांस्टेंट है। ओके, सो फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ये को कहते हैं, और ये रिप्रेजेंट फिजिकली करता है टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। और e⁻e/RT को बोल्ट्जमैन फैक्टर कहता है, ये हमने पहले डिस्कस किया कि ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अगर इन वैल्यूज़ को मैं लिखूँ तो K में A की जो वैल्यू है वो तो होगी टोटल कॉलिजन विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन, और e⁻e/RT एक फ्रैक्शन है किसका, टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल कॉलिजन डिवाइड बाय टोटल कॉलिजन विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो ये फैक्टर कट जाता है और K एक्चुअली रिप्रेजेंट करेगा टोटल नंबर ऑफ सक्सेसफुल कॉलिजन, एंड दिस विल ओनली गिव प्रोडक्ट, ठीक है, इसलिए ये रेट कांस्टेंट है। तो आपको आई होप लॉजिकली ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि फिजिकल सेंस में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑल्सो अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि K और टेम्परेचर की प्रोपोर्शनलिटी कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेंस में, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे K इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, आप देख सकते हैं इसको। ओके, सो बात डिमेरिट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी की करें तो ये यूजुअली लोग इग्नोर कर देते हैं, बट इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है आपके, और जेई में भी एक बार मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट में क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। इट इज़, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो इट स्टेट्स दैट द कोलिजन थ्योरी कंसिडर्स द एटम्स और मॉलिक्यूल टू बी हार्ड स्फीयर, जो हमने शुरू में देखा, ये पहला पॉइंट था इसका। तो जैसे इसको हार्ड स्फीयर आपने कंसिडर कर लिया, एक्चुअली ये हार्ड स्फीयर है, ये जरूरी नहीं है। तो इट इज़ एक्चुअली इग्नोरिंग द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट बिकॉज ऑफ विच दी स्टडी, जैसे अगर स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को आप इग्नोर कर दोगे तो स्टडी काफ़ी सिंपल है, बट अगर कंसिडर कर लोगे तो स्टडी थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो हायर क्लासेस में आपको पढ़ने होंगे। तो ये एक डीमेरिट है कोलिजन थ्योरी का कि उसने हार्ड स्फीयर माना और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया, ठीक है। ओके, सो अपना आर्हेनियस इक्वेशन है K इज इक्वल टू Ae⁻e/RT, दोनों साइड log बेस E ले लेते हैं, ln K इज इक्वल टू ln A -e/RT आ जाएगा, ln E बेस E का वैल्यू 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब साइड में, तो हम फाइनली ऐसा कह सकते हैं log बेस 10 K इज इक्वल टू log बेस 10 A, E/2.303 नीचे आ जाएगा R इंटू T। अब एक ग्राफ बना लेते हैं log K वर्सेज 1/T में, तो log K विल बी Y, दिस विल बी C, E माइनस ऑफ E/2.303 और अलॉन्ग विथ माइनस ये हो जाएगा आपका स्लोप, और 1/T हो जाएगा आपका x। तो देखिए स्लोप जो है नेगेटिव स्लोप है, -E/2.303 इंटू R आ रहा है, ठीक है। चलिए
अब अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर पर हमें मान लो एक इक्वेशन जनरेट करना है विथ के, सो K2 पे मान लेते हैं K2 जो वैल्यू है T2 टेम्परेचर पर है और T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 है किसी गिवन रिएक्शन के लिए। रिएक्शन अगर सेम हुआ तो A सेम हो जाएगा उसके लिए, इसलिए हम लिख रहे हैं log K2 इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू T2, और किसी T1 टेम्परेचर पर log K1 इज इक्वल टू log A EA अपॉन 2.303 R इंटू T1। तो ध्यान रखिए A और EA को हमने दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पर सेम रखा है कि उसका टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं कंसीडर किया है, अभी यूजुअली नहीं कर रहे हैं हम अपने स्टडी के लिए। और साथ ही साथ में आप ध्यान रखिए कि अगर रिएक्शन सेम है तो बेसिक प्रॉपर्टीज भी सेम होगी इनकी। अब 1 माइनस 2 अगर हम करते तो आ जाएगा अपने पास एक एक्सप्रेशन log K2 बाई K1 इज इक्वल टू E अपॉन 2.303 इंटू R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। यहाँ इसको ऐसे याद रखिएगा कि अगर इधर 2/1 है तो इधर 1 माइनस 2 होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं इसको। अब इसमें किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर वैल्यू दी हुई है तो दूसरे पर निकालने के लिए आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इन डिफरेंशियल टर्म दैट इज 1/k dk/dt। अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/k की वैल्यू इधर रखती, dk/dt को जरा डिफरेंशिएट करा, ये पूरा का पूरा टर्म कट गया, इट इज़ ये अपॉन RT², ठीक है। तो ये अपने को याद रख लेना इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न डेफिनेशन। चलिए अब थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को भी देखते हैं, ये भी काफ़ी पूछा जा चुका है लॉजिकल टर्म्स में। सो आर्हेनियस इक्वेशन से k की वैल्यू AE⁻⁻e अपॉन RT है। अब जरा गौर से देखिए, अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव हुई, मतलब ये वाला टर्म में एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव हो तो माइनस का मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स k की वैल्यू बड़ी हो जाएगी ए से। और फिजिकली k रिप्रेजेंट करता है सक्सेसफुल कॉलिजन, a रिप्रेजेंट करता है टोटल कॉलिजन। तो अगर ये नेगेटिव हुआ तो कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करेगा कि टोटल कॉलिजन से ज़्यादा सक्सेसफुल कॉलिजन हुआ। ये पॉसिबल नहीं है, आपको पता है अगर 5 कॉलिजन हुआ उसमें से 6 सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, या तो 5 होंगे या उससे कम होंगे, ठीक है। इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर एक्टिवेशन एनर्जी को 0 पुट कर देंगे तो k और a की वैल्यू बराबर हो जाएगी, जिसका मतलब सक्सेसफुल कॉलिजन और टोटल कॉलिजन बराबर हो गए। ये थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ एनर्जी कंजम्पशन हो जाते हैं, तो थ्योरेटिकली E की वैल्यू 0 आप मान सकते हैं। अब बात एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव भी कहते हैं, यहाँ पर k की वैल्यू लेस देन ए आ जाएगी, दैट इज सक्सेसफुल कॉलिजन लेस देन टोटल कॉलिजन। हाँ जी, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और इसलिए आप कह सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू यूजुअली पॉजिटिव होती है, थ्योरेटिकली आप 0 भी ले सकते हैं। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कैटालिसिस टर्म को। कैटालिसिस एक्चुअली एक्शन ऑफ कैटलिस्ट, जो थोड़ा सा हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ओवर रिएक्शन रेट पर कैटलिस्ट का क्या एक्शन होता है, इसे हम कैटालिसिस पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो कैटलिस्ट इज समथिंग जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इट अल्टर्स, दैट इज इट कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, ध्यान रखिएगा, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकता है ये रिएक्शन रेट विदाउट कंज्यूमिंग और अल्टरिंग द प्रोडक्ट नेचर। कैटलिस्ट जो है रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होता, ना ही वो प्रोडक्ट के अमाउंट को चेंज करता है, बस वो रेट को किसी ना किसी तरह से चेंज कर लेता है। अब कैसे चेंज करता है उसकी बात करते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट दो तरह से हम इसको क्लासीफाई करते हैं। अगर कैटलिस्ट पॉजिटिव हुआ तो रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा, पॉजिटिव मतलब बढ़ाया रेट के टर्म्स में, ध्यान रखिएगा। और ये तब होगा जब एक्टिवेशन एनर्जी घट जाए। एक्टिवेशन एनर्जी घटने का ये हुआ कि कहीं ना कहीं एनर्जी बैरियर घट जाती है, तो वो जल्दी हो जाता है रिएक्शन, ये अभी ग्राफिकली भी हम देखेंगे। नेगेटिव कैटलिस्ट मतलब डिक्रीज रिएक्शन रेट, इट डिक्रीजेज रिएक्शन रेट बाई इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसे हम ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। ये वो कैटलिस्ट है विच इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन में कोई एक प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट की तरह एक्ट करना हो तो आपको एक्सटर्नल ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे इस रिएक्शन में देखो KMnO4 ऑक्जेलिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके MnSO4 CO2 K2SO4 वाटर दे रहा है। इसमें MnSO4 जो है ये खुद ही कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, सो इट इज़ एन ऑटो कैटलिस्ट, ठीक है। अच्छा, बात थोड़ा रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कर लेते हैं। अगर कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो अच्छा, यूजुअली कुछ ना कहा जाए तो आप कैटलिस्ट को पॉजिटिव ही मानेंगे और रिएक्शन को इंक्रीजिंग रेट को इंक्रीजिंग मान लेंगे वहाँ पे, ठीक है, अनटिल अनलेस मेंशन ना हो। अगर कोई पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो इट डिक्रीजेज द टाइम टू रीच द इक्विलिब्रियम बट डू नॉट चेंजेस द इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो, अगर इस रिवर्सिबल रिएक्शन में आप कैटलिस्ट डाल देते हैं, ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में ही पढ़ा था, तो वो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करता, मतलब इक्विलिब्रियम के पोजीशन को चेंज नहीं करता, वो एक्चुअली इक्विलिब्रियम को जल्दी पहुंचने में रीच करता है। कैसे? एक्चुअली के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड को सेम फैक्टर से चेंज कर देता है, सो KC भी सेम रहता है, बट वो जल्दी पहुंच जाता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। ओके, थोड़ा ग्राफिकली इसको देख ले तो हम जानते हैं कि कैटलिस्ट ड्राइव्स द रिएक्शन थ्रू अ डिफरेंट रूट फॉर विच एनर्जी बैरियर इज ऑफ शॉर्टेस्ट हाइट, हैंस एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाता है। हम बात जनरली पॉजिटिव कैटलिस्ट की कर रहे हैं। मान लो ये वाला जो टर्म है ये अनकैटलाइज्ड, ये जो है अनकैटलाइज्ड पाथ है रिएक्शन का, और अगर आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल लिया तो अब वो थोड़ा नीचे होके जा रहा है, ये
कैटलाइज्ड है और कैटलाइज्ड भी ये पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए है। तो आप देखिए इसका एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ा सा कम हो गया है, आप देख पा रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर दिया, एनर्जी बैरियर घट गया, तो ये इस पाथ को क्रॉस करने में उतना समय नहीं लेगा जितना पुराने वाले पाथ को क्रॉस करने में ले रहा था। ठीक है, सो ई ए माइनस ई ए डैश इज लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज कॉज्ड बाय कैटलिस्ट। ठीक है, अब मान लो के इज द रेट कांस्टेंट, के कैटलिस्ट कैटलाइज विल बी रेट कांस्टेंट विद कैटलिस्ट, सो बी द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर टी, ई और ई ए डैश उसके एक्टिवेशन एनर्जी को मान लेते हैं इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। सो के कैटलाइज अपॉन के की वैल्यू निकाले, ऊपर वाला विद कैटलिस्ट है, नीचे वाला विदाउट कैटलिस्ट है, तो ऊपर का रिएक्शन का हम के लिखेंगे ए ई टू द पावर माइनस ई ए डैश अपॉन आर टी डिवाइड बाई ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इसको जरा सा सॉल्व करेंगे तो के इज इक्वल टू, ये रेशियो की वैल्यू हो जाएगी ए इंटू ई टू द पावर ई ए माइनस ई ए डैश अपॉन आर टी। ई ए माइनस ई ए डैश पॉजिटिव वैल्यू है, देखिए ए डैश छोटा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कैटेलाइज्ड पाथ का रेट कांस्टेंट नॉर्मल के से बड़ा है। ठीक है, तो आप यहाँ से मैथमेटिकली भी प्रूव कर पा रहे हैं कि रिएक्शन का रेट पॉजिटिव कैटलिस्ट बढ़ा दे रहा है। अगर नेगेटिव कैटलिस्ट होता तो कहीं ना कहीं ये ग्राफ ऊपर से चला गया होता, ये चीज़ होती तब नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए, और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई होती। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इस तरह से हम कैटेलिटिक एक्शन की बात करते हैं। तो आज की क्लास में हमने टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट कांस्टेंट को सीखा, साथ ही साथ आर्रहीनियस इक्वेशन कहाँ से निकल के आया उसको देखा, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी बैरियर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये देखा, साथ ही साथ कैटलिस्ट का एक्शन, कैटालिसिस, पॉजिटिव नेगेटिव कैटलिस्ट का रोल, एंड इन टर्म्स ऑफ ग्राफ वो कैसे एक्ट करते हैं, ये चीज़ें हमने समझा। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको ढंग से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ स्पेशल केसेस करेंगे, जैसे कि रिवर्सिबल काइनेटिक्स, साथ ही साथ सिक्वेंशियल पैरेलल रिएक्शन के कैटलिस्ट काइनेटिक्स कैसे होते हैं इन टर्म्स ऑफ रेट कांस्टेंट वगैरह, और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।